अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इंटरनेशनल बिज़नेस का फर्स्ट सेशन है जिसमें हम इंटरनेशनल इनिशियल चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन है, उस पे वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी थ्योरीज़ हैं, क्यों इंटरनेशनल बिज़नेस की तरफ लोग जाते हैं और इसमें रिस्क क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पे वो है इंटरनेशनल बिज़नेस की डेफिनीशन क्या है। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंटरनेशनल बिज़नेस की डेफिनीशन की है। यहाँ पे हम 3 किस्म की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। जो पहली डेफिनेशन इंटरनेशनल बिज़नेस की है वो है हमारे पास, इंटरनेशनल बिज़नेस रेफर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करने के काबिल है वो है अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। अब नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस हम क्या चीज़ लेके जा रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं गुड्स की, मतलब जो फिज़िकल गुड्स हैं, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी हम दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी और मुल्क से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉलेज की शेयरिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स। जब नेशनल बॉर्डर्स क्रॉस होते हैं तब हम इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर होते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन जो यहाँ पे आ रही है वो है, इंटरनेशनल बिजनेस इज एनी सिचुएशन वेयर द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्रॉसेस कंट्री बॉर्डर्स। यहाँ पे भी वही बात आ रही है। यहाँ पे कौन सी दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अगर क्रॉस करे नेशनल बॉर्डर्स को तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। मतलब ये है कि दोनों साइड्स पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स का क्रॉस करना ज़रूरी है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाता है। फिर जो सबसे जो सिंपल डेफिनेशन है इंटरनेशनल बिजनेस की है, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है, इंटरनेशनल बिजनेस इज डूइंग बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर। जब भी आप अक्रॉस द बॉर्डर्स कोई भी बिजनेस करें उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं, उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे। अब इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन हमने सीख ली। इंटरनेशनल बिजनेस इज the trade of goods, services, technology, capital, and knowledge across the borders, across the national borders. International business is any situation where the production or distribution of goods or services crosses national borders. Production, यहाँ पे ट्रेड, प्रोडक्शन, और यहाँ पे हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि जब भी हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करें अक्रॉस द बॉर्डर उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे। अच्छा, आ जाएं उसके ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। मोटिवेशन बिहाइंड इंटरनेशनल बिजनेस के, इंटरनेशनल बिजनेस हम करते क्यों हैं? इंटरनेशनल बिजनेस हम क्यों करते हैं? टू अट्रैक्ट न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड, मतलब कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, नए कस्टमर्स लाने के लिए, न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर आप डिफाइन करें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज द डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जब भी आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है और आप जा रहे होते हैं टूवर्ड्स एक्सपीरियंस जा रहे होते हैं, तो ओवरऑल आपकी जो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जब आप ज़्यादा स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। जो तीसरा मोटिव है वो है यूज फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स में प्रोडक्शन में आपके पास लेबर भी आ जाती है, आपके पास मटेरियल भी आ जाता है, आपके पास कैपिटल भी आ जाए, इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, आपके पास पीपल भी आ जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
यूज़ कर सकते हैं फ़ौरन। हो सकता है कि जो आपके पास मटेरियल मौजूद है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको बनाने के लिए जो मटेरियल है वो आपके पास मौजूद ही नहीं है, या वो स्किल्ड लेबर आपके पास नहीं है, या आपके पास वो दूसरी मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास वो कैपिटल मौजूद नहीं है। तो उस कैपिटल को लाने के लिए या उस रॉ मटेरियल को लाने के लिए आप इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाते हैं, आप कंट्री बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, नेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। मतलब जब आपकी सेल्स बढ़ती हैं, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, आप इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की तरफ जाते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अल्टीमेटली इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें हैं, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और कॉस्ट रिडक्शन, दोनों तकरीबन एक ही चीज़ें हैं। जब आप फॉरेन फैक्टर्स, बल्कि ये तीनों अगर आप एक साथ ले लें, तो जब आप फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, लो कॉस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, लो कॉस्ट लेबर यूज़ करते हैं, तो उससे आप क्या होगा कि कॉस्ट रिड्यूस होगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। प्रॉफिटेबिलिटी तब इंक्रीज़ होगी जब आपकी कॉस्ट डिक्रीज़ होती है और नए सोर्सेज़ की तरफ आप जा रहे होते हैं, सोर्सेज़ भी बढ़ रहे हैं, कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली आपकी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे जो नई चीज़ थोड़ी-सी जो डिफरेंट होगी शायद आपके लिए, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं टू इन्वेस्ट इन मोर देन वन प्लेसेस इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिस्क। अब रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप मुख्तलिफ जगहों पे आप इन्वेस्ट करते हैं। अब जब आप फ़र्ज़ कर लें आप पाकिस्तान में एक ही कंट्री में हैं, तो अपने रिस्क को डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए आप ज्योग्राफ़िकल लोकेशंस में, जैसे कि पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की थी सिर्फ़ कराची में, तो कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला है, तो आप साथ में आपने लाहौर में भी इन्वेस्टमेंट कर ली। वहाँ पे आपके पास कस्टमर्स, हो सकता है कि कोई इश्यू आ जाए जिसकी वज़ह से आपके सेल्स कम हो जाए, तो आपने कहीं और, मतलब आप डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन जब आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफ़िकेशन की तरफ जाते हैं, तो आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा स्पीड से डाइवर्सिफ़ाई होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, कि इंटरनेशनल बिज़नेस लोग क्यों करते हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस लोग क्यों करते हैं? एक तो हमने मोटिव्स डिस्कस किए। फिर यहाँ पे ये है कि कुछ थ्योरीज़ हैं इंटरनेशनल बिज़नेस की, जिसमें सबसे पहली थ्योरी हमारे पास थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज कि अगर आपके पास कोई कंपैरेटिव एडवांटेज मौजूद हो, वक़्त के साथ-साथ आप जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, तो आप जाते हैं टुवर्ड्स स्पेशलाइज़ेशन। आप उस प्रोडक्ट के बनाने में आप स्पेशलाइज़ हो जाते हैं, आपसे अच्छा कोई भी नहीं बना सकता। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि हम जापान की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो हमारे ज़हन में जो पहली चीज़ आती है वो है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में वो इतने स्पेशलाइज़ हो चुके हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में, कि उनके साथ कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता। स्पेशलाइज़ेशन बाय कंट्रीज़ कैन इंक्रीज़ प्रोडक्शन एफिशिएंसी। जब आप स्पेशलाइज़ेशन की तरफ जाते हैं, तो आप प्रोडक्शन एफिशिएंसी की तरफ जाते हैं, मतलब आप अच्छे तरीके से और ज़्यादा स्पीड से वो चीज़ बना सकते हैं जिसमें एरर्स भी कम हो। तो अगर आपके पास कोई कंपैरेटिव एडवांटेज आ जाता है किसी भी चीज़ में, फ़र्ज़ कर लें कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, वो बनाने में आप स्पेशलाइज़्ड हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप बी, सी, डी, ई, एफ प्रोडक्ट आप बनाएँ। तो अगर आप ए में स्पेशलाइज़्ड हैं, तो बाकी जो सारी चीज़ें आप उसी के ऊपर फ़ोकस करें और आप अचीव करें प्रोडक्शन एफिशिएंसी, बजाय इसके कि आप सारी चीज़ें बना रहे हैं, ए भी बना रहे हैं, बी भी बना रहे हैं, सी भी बना रहे हैं और कहीं पे भी आपके पास स्पेशलाइज़ेशन नहीं है। तो आप एक ही प्रोडक्ट पे फ़ोकस करें, उसमें स्पेशलाइज़ हों। फ़र्ज़ करें वो प्रोडक्ट ए है, कोई भी चीज़ है, टायर्स हैं, कोई गाड़ी बनाने की कोई चीज़ है, कोई एलईडी है, कोई कंप्यूटर है, उसमें स्पेशलाइज़ होते हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं दूसरे प्रोडक्ट बी, सी, डी, बाकी वो आप यहाँ से जो आपके पास आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उससे आप दूसरी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब स्पेशलाइज़ेशन की तरफ जाते हैं, तो आपके पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी आ जाती हैं, आपकी कॉस्ट रिडक्शन भी होती है, आपका प्रोडक्ट फिर दुनिया में बेस्ट होगा और जब बेस्ट होगा तो आपके साथ कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। तो वो चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, वो आप एक्सपोर्ट कर लेते सॉरी इम्पोर्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो सेकंड थ्योरी है, वो है इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी।
द मार्केट्स फॉर द वेरियस रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट। अब इम्परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या है? अगर हम डिफाइन करें परफेक्ट मार्केट्स को, तो परफेक्ट मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आपके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके पास होमोजीनियस प्राइसेस होती हैं, सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे होते हैं, प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्स आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं, इजीली आप उस मार्केट में एंटर हो सकते हैं, इजीली आप वो मार्केट छोड़ सकते हैं, और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं परफेक्ट मार्केट की। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी मार्केट्स हैं वो इम्परफेक्ट हैं। कोई भी मार्केट जो है वो परफेक्ट नहीं है। कोई एग्जांपल हम नहीं ले सकते कि कोई मार्केट परफेक्ट है। तो जब मार्केट्स इम्परफेक्ट हैं तो जो एक कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्ट मार्केट का, कि हम मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो भी हमारे लिए फिर पॉसिबल नहीं है। हम सारे के सारे रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम नहीं लेके जा सकते, इजी नहीं है। और मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि सारी की सारी रिसोर्सेज इजीली विदाउट इनकरिंग एनी मेजर कॉस्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। जब मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इम्परफेक्ट मार्केट्स, तो उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हम जाते हैं टूवर्ड्स अदर मार्केट्स। इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ हम मूव करते हैं और फिर हम वो रिसोर्सेज वहाँ से हासिल करते हैं। अच्छा, अब हम जा जाते हैं थर्ड थ्योरी की तरफ कि इंटरनेशनल बिजनेस क्यों है। वो है प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। अगर आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा है कि एक चीज़ है जिसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं, इस तरह की हमारे पास एक लाइन बनती है। अ, हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो प्रोडक्ट चला जाता है मेच्योरिटी की तरफ, और फिर चांसेस होते हैं कि हम जाएं टुवर्ड्स डिक्लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप एक ही कंट्री में होते हैं तो आपका साइकिल ये है, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आपकी सेल्स ग्रो होती हैं, नए लोग आपके पास आते हैं, एक स्टेज आता है जहाँ पे आपके पास नए लोग नहीं आ रहे होते, मतलब कि वो जो ग्रोथ है आपकी वो रुक जाती है, उसको हम कहते हैं मेच्योरिटी स्टेज। और उसके बाद फिर लोग स्विच करना शुरू हो जाते हैं, टेस्ट लोगों का चेंज हो जाता है दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ। तो इस साइकिल को रोकने के लिए आप क्या करते हैं कि ये साइकिल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब आप यहाँ से एक और साइकिल किसी और कंट्री में स्टार्ट कर लेते हैं। किसी और कंट्री में अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, फिर उसको ग्रो करते हैं, आप चले जाते हैं टुवर्ड स्पेशलाइजेशन, और फिर वहाँ पे आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, मतलब कि आपको इनोवेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसी प्रोडक्ट के साथ आप किसी और कंट्री में एंटर हो जाते हैं, और फिर एंड सो ऑन किसी और कंट्री में एंटर हो गए, यहाँ पे देन एंड किसी और कंट्री में एंटर हो गए। As firm matures, it may recognize additional opportunities outside its home country। आपके पास एडिशनल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वजह इसके कि आप यहाँ पे मेच्योर हैं और वहाँ पे आप स्टेगनेंट हो जाए। स्टेगनेंट आपने नहीं होना, बल्कि आपने दूसरी मार्केट्स में इंटर होना है, नई अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है, ताकि आप अपना बिजनेस जो है उसको आप ग्रो कर सकें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अपॉर्चुनिटीज़ इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। Marginal return on project for an MNC is above that of a purely domestic firm because of the expanded opportunity set of possible projects from which to select। अब जब हम बात करें डोमेस्टिक बिजनेस की, तो आपके पास अगर डोमेस्टिक बिजनेस में एक ही मुल्क में आपके पास जो पॉसिबल प्रोजेक्ट हैं वो है, फ़र्ज़ कर लें 8 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम कंपेयर करें इंटरनेशनल बिजनेस के के साथ, जहाँ पे आप मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास 20 प्रोजेक्ट्स हों जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब हम इन प्रोजेक्ट्स की एनालिसिस करेंगे और इन प्रोजेक्ट्स की एनालिसिस करेंगे, तो फ़र्ज़ कर लें इन 8 प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट आपके पास ऐसा है जो बेस्ट है, जहाँ से आप 12% रिटर्न्स आपके पास आ रहे हैं। तो
हो सकता है कि इन 20 प्रोजेक्ट्स में जो आपके पास बेस्ट प्रोजेक्ट वो हो सकता है आपको 16% रिटर्न्स दे। तो अब आपके पास वो जो अपॉर्चुनिटीज़ का स्कोप है वो बढ़ जाता है। आपके पास जो बेस्ट प्रोजेक्ट आ रहा है वो है 16% रिटर्न के साथ, जबकि आपके पास जो डोमेस्टिक बिजनेस में बेस्ट प्रोजेक्ट आ रहा है वो है विद 12% रिटर्न। तो आपको सूट करता है कि आप 16% रिटर्न की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप 12% रिटर्न के साथ द मार्जिनल रिटर्न, मतलब आप एक प्रोजेक्ट से दूसरी प्रोजेक्ट में जब आप शिफ्ट करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। फिर हम आ जाते हैं फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। यही बात कि यहाँ पे आपके पास जो डोमेस्टिक में आपके पास जो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ से आप पैसा लेके आ सकते हैं, वो बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस के। डोमेस्टिक में हो सकता है आपके पास 4-5 ऑप्शंस हों जहाँ से आप फाइनेंस कर सकते हैं। वो एक स्टॉक मार्केट होगी, जहाँ पे आप अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। कुछ बैंक्स होंगे जहाँ से आप लोन ले सकते हैं, और इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड होंगे। लेकिन इंटरनेशनल में अगर आप बात करें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाए। फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो बेस्ट आपके पास ऑप्शन है वो है 6% कॉस्ट के साथ। 6% आपकी कॉस्ट आ रही है, रिटर्न आपका 12% है, कॉस्ट 6% है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ऑप्शन भी मिल जाए जहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो 3% आ जाए। 16% रिटर्न्स और 3% कॉस्ट, तो आपके पास बहुत बड़ा मार्जिन आ जाता है। एन एमएनसी, a multinational corporation, is also able to obtain capital funding at a lower cost due to its larger opportunity set। लार्जर अपॉर्चुनिटी सेट है, यहाँ पे 15 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे कितनी है? 4 हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक, ये ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ सेट ऑफ फंडिंग सोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप कहीं से भी अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक ही मुल्क में हों और 4 ऑप्शंस के साथ या 5 ऑप्शंस के साथ रहें। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है इंटरनेशनल बिजनेस में, और फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में जा कैसे सकते हैं, कैसे हम इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर हों। फर्स्ट जो मेथड है वो है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग अलाउज अ फर्म टू प्रोवाइड इट्स टेक्नोलॉजी इन एक्सचेंज फॉर फी। और लाइसेंसिंग में आप किसी को इजाज़त दे देते हैं, किसी को लाइसेंस दे देते हैं कि वो आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, आपके जो ट्रेडमार्क्स हैं वो यूज़ करें, आपकी पैटेंट्स यूज़ करें, और उसके बदले में आप उनसे कोई फ़ी लेते हैं। उसके बदले में आप किसी उनसे एक फ़ी लेते हैं या कोई और बेनिफिट लेते हैं। रॉयल्टी भी ले सकते हैं, कोई पीरियोडिक फ़ी भी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग ऑब्लिगेट्स अ फर्म टू प्रोवाइड अ स्पेशलाइज्ड सेल्स और सर्विस स्ट्रेटजी। आप यहाँ पे उन चीज़ों के साथ सेल्स और सर्विस स्ट्रेटजी भी दे रहे हैं, सपोर्ट असिस्टेंट्स भी दे रहे हैं, और हो सकता है कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब ये है कि लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो ओवरऑल कंट्रोल है फ्रेंचाइजिंग में वो ज़्यादा है। लाइसेंसिंग में कंट्रोल कम होता है, यहाँ पे क्वालिटी के इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजिंग जो है उसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है। कंट्रोल ज़्यादा है फ्रेंचाइजिंग में एज़ कम्पेयर टू लाइसेंसिंग के। लाइसेंसिंग में आप उनको पेटेंट्स दे रहे हैं, आप उनको ट्रेडमार्क्स दे रहे हैं, आप उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी आप उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो फिर अपनी मर्ज़ी से यूज़ करें। जो आपका लाइसेंसी है, हो सकता है कि क्वालिटी की इशूज़ आ जाएँ, लेकिन फ्रेंचाइजिंग में आप सेल्स एंड सर्विस स्ट्रेटजी भी आपकी है, मतलब कंट्रोल, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं थर्ड मेथड पे, जो कि है जॉइंट वेंचरिंग। आप किसी के साथ जेवी कर लेते हैं। फर्म में आल्सो पेनिट्रेट फॉरेन मार्केट्स बाय एंगेजिंग इन अ जॉइंट वेंचर, जॉइंट ओनरशिप एंड ऑपरेशन। या तो जॉइंट ओनरशिप कर रहे हैं या जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं विद फर्म दैट रिजाइड इन दोज मार्केट। फर्ज कर लें कोई कंट्री ABC है, वहाँ पे कोई बिजनेस है, वहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, तो किसी कंपनी के साथ आप एक जॉइंट वेंचर कर लेते हैं।
फोर्सेस जो हैं वो कंबाइन कर लेते हैं, कुछ काम आप कर रहे हैं, आपकी जो स्पेशलिटी है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जो स्पेशलिटी है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। फिर आ जाता है कि आप कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसको आप एक्वायर कर लें, उसको आप ख़रीद लें। In foreign countries allow firms to quickly gain control over foreign operations as well as a share of the foreign market। जब आप किसी ऑलरेडी एक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप ख़रीद लेते हैं तो उसकी जो मार्केट होती है वो आपको इजीली मिल जाती है, बजाय इसके कि आप कोई नया एक सिरे से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें और नई ऑपरेशन स्टार्ट करें। तो आप एक्वायर कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को थ्रू स्टॉक्स भी आप इसको एक्वायर कर सकते हैं, एसेट्स भी इसके एक्वायर कर सकते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं एक्विजिशन के। फिर हम आ जाते हैं और मेथड्स की तरफ कि आप एक न्यू फॉरेन सब्सिडरी जो है वो भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक्विजिशन करें, जॉइंट वेंचरिंग करें या कोई और मेथड यूज़ करें। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसको हम डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। इसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। फर्म्स कैन आल्सो पेनिट्रेट फॉरेन मार्केट्स बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू फॉरेन सब्सिडरीज इन जनरल एनी मेथड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन फॉरेन ऑपरेशंस इज रेफर्ड टू एज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब अच्छा, यहाँ पे जो एक मेथड मिस हुआ है वो है कि आप इंटरनेशनल बिजनेस में थ्रू ट्रेड भी जा सकते हैं। सिक्स्थ वन, आप यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं सिक्स्थ वन, इंटरनेशनल ट्रेड। ये सबसे इजी मेथड है ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सबसे कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसमें, चाहे आप डायरेक्ट ट्रेड करें या इनडायरेक्ट ट्रेड करें, सबसे कम इन्वेस्टमेंट है, सबसे कम रिस्क है। सबसे जो ज़्यादा रिस्क है इंटरनेशनल बिजनेस मेथड्स में वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में है। सबसे ज़्यादा रिस्क, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न भी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में है, और सबसे कम रिस्क जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में है। फिर आगे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, द ऑप्टिमल इंटरनेशनल बिजनेस मेथड में डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपका काम इजीली इंटरनेशनल ट्रेड से हो सकता है, आपको ज़रूरत नहीं है जॉइंट वेंचर में जाने की या किसी को लाइसेंस देने की या और मेथड्स में जाने की, तो आप फिर इंटरनेशनल ट्रेड के साथ रहें। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो रॉ मटेरियल आप वहाँ से इंपोर्ट करें, तो आप के लिए फिर जो बेस्ट सुटेबल मेथड है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अब फिर हम आ जाते हैं कि जो इंटरनेशनल बिजनेस में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, तो हमने दुनिया जहान की डिस्कस कर ली कि आपके पास फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ रिस्क भी मौजूद है। रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस, कौन सा रिस्क है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई अपनी सारी प्लानिंग कर ली, आपने बजटिंग कर ली कि आप फलां डेट्स को आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसकी ये प्राइसेस होंगी, सारी चीज़ें। फिर अल्टीमेटली आपने वो जो फंड्स हैं वो अपनी पेरेंट कंट्री को आपने रिमिट करने होते हैं। तो जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस आती हैं, एक्सचेंज रेट्स में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनकी वजह से आपका जो बिज़नेस है, जो आपने बजटिंग की होती है, कैपिटल बजटिंग की होती है, या जो आपके लॉन्चिंग टाइम होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। या तो वो जो करेंसी है जहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हैं, या तो उस करेंसी का एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या बहुत ज़्यादा अचानक गिर सकता है, जिसकी वजह से आपके जो कैश फ्लोज होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप लॉसेस में भी जा सकते हैं। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इफेक्ट कैश फ्लोज एंड फॉरेन डिमांड। हो सकता है कि आपके फर्ज कर लें आपकी करेंसी महंगी हो गई उस कंट्री में, तो आपने अपनी करेंसी में प्राइस सेट की है, या आप
चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अचानक जब प्राइसेस बढ़ जाएँ और जब वो कन्वर्ट करें वहाँ के लोग अपनी करेंसी, आपकी करेंसी में, तो उनके लिए वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महँगी हो जाएगी। तो आपके लिए जो फ़ॉरेन डिमांड है वो कम हो सकती है। अब ये चीज़ आपके कंट्रोल में, जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है और हर वक़्त एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। अगर आप देखें डॉलर का रेट तो मूव करता है हर वक़्त, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इसकी वजह से आपकी जो इंटरनेशनल बिज़नेस की जो ऑपरेशंस हैं, जो आपकी ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। फिर आपके पास जो सेकंड रिस्क है, वो है फॉरेन इकोनॉमीज़ का। आप नई इकोनॉमीज़ में जा रहे हैं, वहाँ के डिफरेंट डायनामिक्स हैं, वहाँ की डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो एब्रप्टली चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अचानक से वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, तो क्या हो रहा है कि चीज़ों की प्राइसेस, जो आपका रॉ मटेरियल जो आप पहले सस्ता खरीदते थे और उस सस्ते रॉ मटेरियल के लिए वहाँ पे आप गए थे, तो वो आपके लिए महंगा हो गया। अब आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो क्या आपने जो वहाँ पे बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की वो वापस लेके आएंगे? नहीं, वो आपके लिए फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो इन इकोनॉमिक कंडीशन में जो अब्रप्ट चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से भी आपके जो डिमांड है आपके प्रोडक्ट के लिए, वो चेंज हो सकता है और आपको बहुत बड़े लॉसेस जो हैं वो फेस करना पड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल एक्शंस आ जाती हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़, फ़र्ज़ कर लें 5 साल बाद इलेक्शन हो गया, नई पार्टी ने टेक ओवर कर लिया। उनकी जो इंटरनेशनल बिज़नेस या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जो उनका जो जैसे वो डील करते हैं, शायद जो पहले गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या इंटरनेशनल बिजनेस को, और जो नई गवर्नमेंट आई तो हो सकता है कि वो उनको इतना ज़्यादा इनकरेज ना करें और इतना ज़्यादा उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड ना करें। पॉलिटिकल रिस्क मौजूद होता है। फिर इसके बाद जो फोर्थ रिस्क है वो है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल रिस्क। टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या है कि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि जो वहाँ के लोग हैं, आप जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ के जो लोग हैं वो यूज़ ही ना कर सकें आपकी टेक्नोलॉजी को, या वो अंडरस्टैंड ही ना कर सकें आपकी टेक्नोलॉजी को। जो टेक्नोलॉजी आप लेके जा रहे हैं, हो सकता है वो आपको स्किल्ड लेबर ना मिल सके। हो सकता है कि स्किल्ड लेबर तो मिल गई आपको, लेकिन जो प्रोडक्ट आपने बनाया, जो चीज़ आपने एक्सपोर्ट की वहाँ पे, वहाँ के लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड नहीं हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से ऑपरेट कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो जब वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं करेंगे, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल नहीं कर पाएँगे और आपका प्रोडक्ट जो है वहाँ पे फ्लॉप हो सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं हर एक जगह के, वो शायद वहाँ पे स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफरेंट हो, और या स्टैंडर्ड चेंज हो जाएँ, तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। फिर इसके बाद कल्चरल रिस्क आ जाता है। हर एक कंट्री के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होती हैं। वहाँ पे हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप लेके जाएँ, कोई कलर प्रेफ़रेंसेस आ गया, आपने जो कलर थीम रखा हुआ है वो उनकी कल्चर के ख़िलाफ़ हो, वो चीज़ वो एक्सेप्ट ना कर सकें, तो उसकी वजह से आपकी जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। या इसके अलावा जो डिज़ाइनिंग आपने की हुई है, पैकेजिंग की हुई है, वो लोग एक्सेप्ट ना करें। कल्चरली ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, उनकी कोर वैल्यूज़ होती हैं और कभी भी वो लोग जो हैं उनको चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते। इसके अलावा लैंग्वेज रिस्क आ जाता है। आप जो क्योंकि जब आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो क्या वो एडवर्टाइज़मेंट आपकी जो है वो लोगों को समझ आएगी? या आप वहाँ पे अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो लैंग्वेज रिस्क मौजूद है। लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं आपके प्रोडक्ट को, आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो चीज़ें आपके बिज़नेस के लिए और आपके रेवेन्यूज़ के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। तो आज इनिशियल लेक्चर था हमारा इंटरनेशनल बिजनेस के, इंट्रोडक्शन है, कैसे इंटरनेशनल बिजनेस होता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मोटिव्स क्या हैं, क्यों हम इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब आगे जो दूसरे टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएंगे, दूसरी चीज़ें हम ओपन करेंगे, लेकिन
फिर ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम एक जूम सेशन भी करेंगे, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस चीज़ को दोबारा से हम एलाबोरेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन्स हों, कोई भी मसला हो, उसको हम रिज़ॉल्व कर सकें और चीज़ें जो हैं उसको मज़ीद क्लैरिफाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।